सेक्शन 108 के बारे में बात कर रहे थे, रिवीजन अथॉरिटी के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, इस सेक्शन को मैं थोड़ा सा दोबारा से आपके पास एक्सप्लेन कर रही हूँ। उस दिन क्लास कुछ टेक्निकल एरर के कारण बीच में हमें स्टॉप करनी पड़ी थी, हम इस सेक्शन को पूरा नहीं कर पाए थे। सो आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन। रिवीजन अथॉरिटी वाला जो सेक्शन है उसे मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ। या गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, तो वॉइस आपको ऑडिबल है, स्टार्ट करते हैं। रिवीजन अथॉरिटी, ठीक है, ये रिवीजन अथॉरिटी का कंसेप्ट है जीएसटी लॉ में। और रिवीजन अथॉरिटी का मतलब हम बात कर रहे हैं एक ऐसी अथॉरिटी की जो, जस्ट अ मिनट, जो क्या करेगी, आप ऑर्डर को रिवाइज कर सकती है। ठीक है, किसके ऑर्डर को रिवाइज कर सकती है, कौन रिवाइज कर सकता है, क्यों रिवाइज कर सकता है, कितने समय में रिवाइज कर सकता है। क्या बोला मैंने? कौन रिवाइज कर सकता है, क्यों रिवाइज कर सकता है, कितने समय में रिवाइज कर सकता है और कब रिवाइज नहीं कर सकता है। तो सबसे पहली बात, ये जो रिवीजन अथॉरिटी है इसका काम क्या है। ये मान लीजिए रिवीजन अथॉरिटी इज अ बॉस, है ना, और रिवीजन अथॉरिटी अपने सबऑर्डिनेट्स के ऑर्डर को रिवाइज करेगी। रिवीजन अथॉरिटी के नीचे जो लोग होंगे उनके ऑर्डर को रिवाइज करने का काम रिवीजन अथॉरिटी का है। ठीक, अब रिवीजन अथॉरिटी रिवाइज कब करेगी या क्यों करेगी रिवीजन अथॉरिटी किसी के ऑर्डर को रिवाइज? तो रिवीजन अथॉरिटी रिवाइज करेगी अगर उसको लगता है कि उसके सबऑर्डिनेट के द्वारा जो पास किया हुआ ऑर्डर है वो इरेनियस है। इरेनियस है मतलब गलत है, ठीक है, या प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है। इंटरेस्ट, प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू मतलब भारत सरकार की रेवेन्यू के अगेंस्ट में वो ऑर्डर है, इलीगल है, इम्प्रॉपर है, एंड हैज नॉट टेकन इनटू अकाउंट सर्टेन मटेरियल फैक्ट्स, और मटेरियल फैक्ट्स उसको कंसीडर नहीं किया गया है ऑर्डर पास करते समय। अगर रिवीजन अथॉरिटी को ऐसा लगता है तो रिवीजन अथॉरिटी अपने सबऑर्डिनेट के ऑर्डर को रिवाइज कर सकती है। अब कौन रिवीजन अथॉरिटी और सबऑर्डिनेट कौन? देखिए, अगर ऑर्डर एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर ने पास किया है तो एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर के ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है कमिश्नर। एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर के ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है कमिश्नर। यानी एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर के ऑर्डर के अगेंस्ट में हु इज द रिवीजन अथॉरिटी? कमिश्नर। और डेप्यूटी या असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी या असिस्टेंट कमिश्नर का जो ऑर्डर है उसके लिए रिवीजन अथॉरिटी कौन है? एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर। ठीक है, एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर के लिए कमिश्नर, असिस्टेंट या डेप्यूटी कमिश्नर के लिए एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर। ये रिवीजन अथॉरिटी होंगी और इनके ऑर्डर को रिवाइज कर सकती है। मतलब ये कौन हो गए? सबऑर्डिनेट। इतनी बात समझ में आ गई क्या? इसमें कोई डाउट? अब रिवीजन अथॉरिटी क्या करेगी? रिवीजन अथॉरिटी ऑर्डर के डिसीजन को चेंज कर सकती है, स्टे कर सकती है, एनहेंस कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है, सम अप कर सकती है, जैसा चाहे। कुल मिला के यूं कह दीजिए, जैसा चाहे वैसा रिवीजन अथॉरिटी ऑर्डर को रिवाइज कर सकती है। बट एप्रोप्रिएट रिवीजन अथॉरिटी होनी चाहिए और एप्रोप्रिएट सबऑर्डिनेट होना चाहिए, तभी रिवीजन हो सकता है। अब अगली बात हम ये पढ़ेंगे कि कौन से ऑर्डर्स को रिवाइज नहीं किया जा सकता, या यूं कह दीजिए कब रिवीजन अथॉरिटी ऑर्डर को रिवाइज नहीं कर सकती है। तो सबसे पहली बात, अगर किसी सबऑर्डिनेट का ऑर्डर, मतलब एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर का ऑर्डर या रिलेवेंट केस में असिस्टेंट या डेप्यूटी कमिश्नर का जो ऑर्डर है, इट हैज बीन सब्जेक्ट टू एन अपील। इट हैज बीन सब्जेक्ट टू एन अपील मतलब ऑलरेडी अपील में चल रहा है। सेक्शन 107 में वो अगर अपील की जा चुकी है, मतलब अपीलेट अथॉरिटी के पास या ट्रिब्यूनल के पास या हाई कोर्ट के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास अगर ऑलरेडी अपील की जा चुकी है, जिस मुद्दे पे अपील की जा चुकी है, ऑलरेडी मैटर अपील में जा चुका है, उसको हम रिवाइज नहीं कर सकते। रिवीजन अथॉरिटी उस ऑर्डर को रिवाइज नहीं कर सकती। या फिर हमने बात की थी कि कमिश्नर के पास, डिपार्टमेंटल अपील के पास अपील में जाने के लिए कितना समय होता है? डिपार्टमेंटल अपील के पास देखिए 6 महीने और 1 महीने का एक्सटेंशन एज द केस में बी। कमिश्नर जो अपीलेट अथॉरिटी होती है और सबसे पहली जो अपीलेट अथॉरिटी होती है कमिश्नर अपील्स, उसके पास अगर डिपार्टमेंट अपील में जाना चाहता है तो समय होता है 6 महीने का और 1 महीने का एक्सटेंशन। ठीक है, तो नाउ मान लीजिए कि एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया, ठीक है, या फिर असिस्टेंट या डेप्यूटी कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया। इनके ऑर्डर के अगेंस्ट में डिपार्टमेंट अगर अपील में जाए तो कितना समय होता है? 6 महीने
प्लस 1 महीने का एक्सटेंशन होता है। अगर हमने बोला कि अगर अपील में मुद्दा जा चुका है तो आप उसी के ऑर्डर को रिवाइज ही नहीं कर सकते, और अगर अभी अपील में जाने का समय बाकी है, मतलब इन्होंने ऑर्डर पास कर दिया और अभी डिपार्टमेंट के पास अपील में जाने के लिए समय है, इनके ऑर्डर पास करने से 6 महीने और 1 महीने का एक्सटेंशन, तो अगर जब तक 6 महीने या 1 महीने का एक्सटेंशन बीता नहीं है तब तक ऑर्डर को रिवाइज नहीं किया जा सकता। यानी रिवीजन अथॉरिटी वेट करेगी 6 महीने और 1 महीने के एक्सटेंशन के लिए कि अगर डिपार्टमेंट अपील में गया तो फिर जो मैटर अपील में चला गया उसके ऑर्डर को तो हम रिवाइज कर ही नहीं सकते। या फिर एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर या असिस्टेंट या डेप्यूटी कमिश्नर के ऑर्डर पास किए हुए 3 साल बीत चुके हैं, यानी जिस दिन एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर ने या जिस दिन असिस्टेंट या डेप्यूटी कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया, उस ऑर्डर को पास करके 3 साल अगर ऑलरेडी एक्सपायर हो चुके, 3 साल बीत चुके हैं, तो फिर उस ऑर्डर को रिवाइज नहीं किया जा सकता। फिर रिवीजन अथॉरिटी अपने सबऑर्डिनेट के ऑर्डर को रिवाइज नहीं कर सकती अगर सबऑर्डिनेट के ऑर्डर को पास हुए 3 साल बीत चुके हैं तो, ठीक है। या फिर अगर ऑलरेडी एक बार रिवीजन, द ऑर्डर हैज बीन टेकन फॉर रिवीजन एट एन अर्लियर स्टेज, ऑलरेडी रिवीजन हो चुका है, या फिर हाँ बोलिए सेकेंड वाला पॉइंट बोलता है कि जैसे मान लीजिए हमने अभी बात की, ये देखिए यहाँ पे आइए, हमने अभी बात की कि अगर एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर सबऑर्डिनेट है तो उसके लिए रिवीजन अथॉरिटी कौन हो सकता है, कमिश्नर, और असिस्टेंट या डेप्यूटी कमिश्नर या सुपरिटेंडेंट ने ऑर्डर पास किया है तो उसके लिए रिवीजन अथॉरिटी कौन हो सकती है, एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर, ठीक है। नाउ अब ये जो अथॉरिटीज हैं, ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2, इन्होंने क्या पास किया, इन्होंने एक एडजुडिकेशन ऑर्डर पास किया, ठीक है। मान लेते हैं कि एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर की बात करते हैं, एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर ने एक ऑर्डर पास किया है 1 जनवरी 2023 को, 1 जनवरी 2023 को एडजुडिकेशन ऑर्डर पास किया है। अगर ये एडजुडिकेशन ऑर्डर टैक्सेबल पर्सन के फेवर में है तो क्या टैक्सेबल पर्सन अपील में जाएगा, क्या जाएगा क्या अपील में? नहीं जाएगा, ठीक है। अगर टैक्सेबल पर्सन के फेवर में है तो क्या डिपार्टमेंट अपील में जा सकता है, क्या जा सकता है ना, हाँ जा सकता है। तो कितना समय होता है डिपार्टमेंट अपील में जाए, एडजुडिकेशन ऑर्डर के अगेंस्ट में समय होता है 6 महीने प्लस 1 मंथ का एक्सटेंशन। इतने समय में इस एडजुडिकेशन ऑर्डर के अगेंस्ट में डिपार्टमेंट अपील में जा सकता है। किसके पास जाएगा? सबसे पहली अथॉरिटी होती है अपीलेट अथॉरिटी यानी कमिश्नर अपील्स, ठीक है। हमने पहले पॉइंट में क्या पढ़ा, ए पॉइंट में क्या पढ़ा, अगर कोई मैटर ऑलरेडी कमिश्नर अपील्स में चल रहा है या हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है तो उसका रिवीजन नहीं हो सकता, ठीक। नाउ डिपार्टमेंट के पास अपील में जाने का कितना समय है? 1 जनवरी से 6 महीने, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 30 जून तक डिपार्टमेंट अपील में जा सकता है ना। तो 30 जून तक रिवीजन अथॉरिटी इस ऑर्डर को टच नहीं करेगी, यानी रिवीजन अथॉरिटी वेट करेगी कि अगर इस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील में जाने का समय है तो सबसे पहले ये देखा जाए कि क्या वो अथॉरिटी अपील में जा रही है या नहीं जा रही है। अगर मुद्दा अपील में चला गया, 6 महीने का समय है अपील में जाने का, तो अगर टैक्सेबल पर्सन के तो फेवर में, अगर डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में और डिपार्टमेंट अपील में जाना चाहता है तो 6 महीने का समय है। जब तक ये 6 महीने नहीं बीत जाए तब तक रिवीजन अथॉरिटी इस ऑर्डर को टच नहीं करेगी। अगर अपील में नहीं गया तो रिवाइज कर सकती है, और अगर अपील में चला गया तो फिर तो इट हैज बीन सब्जेक्ट टू एन अपील, फिर तो अपील का मुद्दा है, फिर तो रिवीजन अथॉरिटी रिवाइज नहीं कर सकती। ये बात समझ में आई? अब आ गया ना। और मान लीजिए एडजुडिकेशन ऑर्डर पास हुए, 1 जनवरी 2023 को एडजुडिकेशन ऑर्डर पास हुआ था, 2023, 2024, 2025 3 साल बीत गए, इसके बाद रिवीजन अथॉरिटी से रिवाइज नहीं करेगी। ओके मैम बस ये पूछ रहा था कि 6 महीने का एक्सटेंशन के बाद 1 महीना और मिल जाता है तो फिर वो जून वाला जुलाई भी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, हाँ ठीक है। नाउ
अब हम बात करेंगे कि रिवीजन अथॉरिटी अपने सबऑर्डिनेट के ऑर्डर को रिवाइज कर सकती है अगर उसे लगता है कि ऑर्डर इरेनियस है, इम्प्रॉपर है, इलीगल है, प्रेजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है, तो अपने सबऑर्डिनेट के ऑर्डर को बिल्कुल रिवाइज कर सकती है। ठीक है, नाउ रिवीजन अथॉरिटी के पास रिवीजन करने का कितना समय है? क्या बोला मैंने? रिवीजन अथॉरिटी के पास रिवीजन करने का कितना समय है? कितना समय है रिवीजन अथॉरिटी के पास? सबसे ये टाइमलाइन है। क्या टाइमलाइन है? बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर इन सच अपील। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए जैसे 1 जनवरी 2023 को एक ऑर्डर पास हुआ, उस ऑर्डर के अगेंस्ट में डिपार्टमेंट जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 31 मई 2023 को डिपार्टमेंट अपील में चला जाता है। जा सकता है ना? जा सकता है ना अपील में? अपील में चला गया। अभी डिपार्टमेंट 1 जनवरी 2023 को जो एडजुडिकेशन ऑर्डर पास हुआ था उसके अगेंस्ट में चला गया 31 मई 2023 को अपील में। अभी हमने क्या बात की? अपील में अगर कोई मुद्दा चला गया उसके ऑर्डर को तो रिवीजन अथॉरिटी रिवाइज कर ही नहीं सकती। बट था क्या कि इस एडजुडिकेशन ऑर्डर में जो 1 जनवरी 2023 को पास हुआ था, ये एडजुडिकेशन ऑर्डर जो पास हुआ था, इस एडजुडिकेशन में 3 डिसीजन हुए थे, 1, 2, 3। इन 2 मुद्दों पे तो डिपार्टमेंट अपील में चला गया, लेकिन इस तीसरे मुद्दे के ऊपर अपील फाइल नहीं की। क्या बोला मैंने? 2 मुद्दों पे तो अपील में चला गया डिपार्टमेंट, लेकिन तीसरे मैटर के ऊपर अपील फाइल नहीं की। तो हम यहां पे किसकी बात कर रहे हैं? हम उस तीसरे मैटर की बात कर रहे हैं जिसके लिए अपील फाइल नहीं हुई, क्योंकि जिसके लिए अपील फाइल हो गई उसके ऑर्डर, वो तो ऑर्डर रिवाइज हो ही नहीं सकता। तो यहां पे जब हम बोलते हैं ना बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर इन सच अपील, डेट ऑफ द ऑर्डर मतलब हम बात कर रहे हैं ये 1 जनवरी 2023 को। 1 जनवरी 2023 को जो ऑर्डर पास हुआ था और उसका कोई ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर अपील फाइल नहीं हुई है, मतलब यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं? पॉइंट ऑन विच अपील हैज नॉट बीन फाइल्ड। उस पॉइंट के ऊपर जिसके ऊपर अपील फाइल नहीं हुई, तो ऑर्डर की डेट से 1 साल, ऑर्डर की डेट से 1 साल। ठीक है, या फिर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 3 years इन क्लॉज बी अबव। 3 years मतलब ये जिस ऑर्डर को हम रिवाइज करना चाहते हैं, जिस ऑर्डर को हम रिवाइज करना चाहते हैं, अगर उस ऑर्डर को पास हुए 3 साल बीत गए, ठीक है, तो रिवीजन तो उतने समय की, मतलब बात कर रहे हैं कि 3 साल बीतने से पहले और ऑर्डर के 1 साल के अंदर अंदर, यानी 1 जनवरी 2023 को एडजुडिकेशन ऑर्डर पास हुआ है, तो 1 जनवरी 2023 के 1 साल खत्म होने के पहले या फिर 3 साल खत्म होने के पहले, विच एवर इज लेटर। मतलब थोड़ा सा शायद कुछ कंफ्यूजन होगा, ऐसे बात करते हैं। 1 जनवरी 2023 को क्या हुआ? एडजुडिकेशन ऑर्डर पास हुआ। इस एडजुडिकेशन ऑर्डर के अगेंस्ट में, इसमें मैंने बोला 1, 2, 3 मुद्दे थे। तीसरे मुद्दे के ऊपर, सॉरी, इन 2 मुद्दों के ऊपर अपील फाइल्ड ऑन 1st and 2nd मैटर ऑन 31st May 2023। ठीक है, तो क्या बोला? बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, यानी जिस ऑर्डर के ऊपर आपने अपील फाइल की है, ठीक है, और उसमें से कोई ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर अभी तक अपील फाइल नहीं की है, अपील फाइल्ड ऑन 1st and 2nd मैटर ऑन 31 मई, बट अपील नॉट फाइल्ड ऑन
थर्ड मैटर। तो हम बात करेंगे, अगर ऐसा है तो ऑर्डर की डेट से 1 साल मतलब 31 दिसंबर 2023, एक डेट तो ये हो गई। ये डेट समझ में आ गई क्या, कि जिस मैटर के जिस हमने अपील फाइल की है बट जिस पॉइंट पे अपील फाइल नहीं की है वो ऑर्डर पास होने से 1 साल। ये बात समझ में आ गई क्या? ये टाइम लिमिट की लैंग्वेज में कोई डाउट है तो बोलो आप। और 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर का मतलब ऑर्डर कब पास हुआ है? 1 जनवरी 2023 को ना, तो 2023, 2024, 2025 मतलब 31 दिसंबर 2025। विच एवर इज लेटर, विच एवर इज लेटर मतलब कब तक रिवीजन अथॉरिटी को ऑर्डर पास कर देना है? 31 दिसंबर 2025 तक रिवीजन अथॉरिटी को ऑर्डर पास कर देना। और अगर 31 दिसंबर 2025 तक ऑर्डर पास नहीं किया तो रिवीजन अथॉरिटी दोबारा से रिवीजन अथॉरिटी ऑर्डर पास नहीं कर पाएगी। और जब आप ये टाइम पीरियड निकाल रहे हैं उस दौरान जो अपीलेट ट्रिब्यूनल और या एंड हाई कोर्ट के डिसीजन के बीच का कोई समय है, या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच का समय है, या कोर्ट और ट्रिब्यूनल का कोई स्टे पीरियड है, उसको एक्सक्लूड कर देना है, उसको हटा देना है जब हम 3 साल कैलकुलेट करेंगे तब। यानी सरकार ने अगर बीच में अथॉरिटी ने बीच में कोई स्टे दे दिया 6 महीने का, तो 3 साल का पीरियड 3 साल की जगह 3 साल 6 महीने हो जाएगा। स्टे को पीरियड को एक्सक्लूड करते हुए टाइम लिमिट कैलकुलेट करनी है। ये बात समझ में आई क्या? मैम ये बात तो अभी पर मुझे बस इतना तो पूछना था कि इसके अगर हम देखो तो ये जो बी वाला पॉइंट था 3 साल वाला, तो हमेशा लेटर तो यही आएगा। हाँ, हमेशा लेटर यही आएगा, हमेशा लेटर यूजुअली यही आएगा। ठीक है, लिखने का तरीका एक्चुअली क्या है ना, इसको लिखा क्यों है? इसको इसलिए लिखा है कि मान लो अगर आप अपील में नहीं गए तब तो 3 साल ही बाद में आएंगे ना, हमेशा ही 3 साल बाद में आएंगे। और ये जो पॉइंट लिखा है ना, ये इसलिए लिखा है, इसकी लैंग्वेज ऐसी है, इसलिए लिखा है कि मान लीजिए आप अपील में जाते हैं तो हम केवल उस पॉइंट की बात कर रहे हैं जिस पॉइंट के ऊपर आपने अपील फाइल नहीं की है। या यूं कह दीजिए कि रिवीजन अथॉरिटी के पास कम से कम ऑर्डर पास करने का कितना समय है? 1 साल, और ज्यादा से ज्यादा 3 साल। कम से कम 1 साल, ज्यादा से ज्यादा 3 साल। मतलब हम पहले वाले पॉइंट में ओनली पॉइंट ऑफ मैटर मतलब एक जो मैटर रह गया मतलब। हाँ, नीचे वाले में आप अपील में गए ही नहीं, रिवीजन सबऑर्डिनेट ने ऑर्डर पास कर दिया, रिवीजन अथॉरिटी सो के नींद खुली उसकी 3 साल बाद, रिवीजन कर नहीं सकती, टाइम लिमिट है रिवीजन करने। चलिए 6 महीने वाली लिमिट कब तक होता है? 6 महीने प्लस 1 मंथ वाली, 6 महीने प्लस 1 मंथ वाली, 6 महीने प्लस 1 मंथ वाली। देखिए क्या है कि लॉ ये कहता है कि हमने बोला कि असिस्टेंट या डेप्यूटी कमिश्नर के या एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर के ऑर्डर को रिवाइज करेंगे। रिवीजन अथॉरिटी के पास पावर है रिवाइज करने की, आप करो रिवाइज, लेकिन सामने वाले को मौका तो दो अपील में जाने का। तो अगर डिपार्टमेंट के पास अपील में जाने के 6 महीने हैं तो रिवीजन अथॉरिटी ऑर्डर पास होने से 6 महीने तक चुपचाप बैठी रहेगी, जस्ट वेट एंड वॉच। अगर ऑर्डर अपील में चला गया तब तो रिवीजन अथॉरिटी रिवाइज कर ही नहीं सकती ना, तो वेट करना है 6 महीने का मतलब 6 महीने रिवीजन अथॉरिटी को वेट करना है, जस्ट वेट एंड वॉच कि जिस सबऑर्डिनेट का वो ऑर्डर रिवाइज करना चाहती है, अगर उस सबऑर्डिनेट के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील फाइल हो गई तब तो रिवीजन अथॉरिटी का काम खत्म, टाटा बाय बाय। तो 6 महीने वेट पीरियड है कि अपील फाइल होती है या नहीं होती, ये चेक करने के लिए। क्योंकि अगर 6 महीने से पहले ही रिवाइज कर दिया तो फिर तो आपने सामने वाले के अपील का अधिकार ही छीन लिया ना। एक ही चीज हो सकती है, या तो मुद्दा अपील में डिसाइड होगा या रिवीजन अथॉरिटी रिवाइज कर सकती है। तो जब तक अपील का समय नहीं निकल जाता तब तक रिवीजन अथॉरिटी को कोई एक्शन नहीं लेना है, क्योंकि अगर पहले अपील में चला गया केस तो रिवीजन अथॉरिटी का काम वहीं खत्म हो जाता है, फिर रिवीजन अथॉरिटी उस ऑर्डर को रिवाइज नहीं कर पाएगी। बेसिकली फिर अपील में तभी जा सकते हैं 6 महीने वाला पीरियड एक्सपायर हो गया।
नहीं नहीं, आप 6 महीने तक ही अपील में जा सकते हो। मैंने क्या बोला, अगर आपने 1 जनवरी 2023 को एडजुडिकेशन ऑर्डर पास हुआ है तो आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, डिपार्टमेंट के पास समय है अपील में जाने का 30 जून 2023 तक। 30 जून 2023 यानी जिस ऑर्डर को आप रिवाइज करना चाहते हो उसके 6 महीने तक रिवीजन अथॉरिटी कोई रिवीजन का डिसीजन नहीं ले सकती। वो चुपचाप बैठे, वो इस चीज को देखे कि क्या कमिश्नर जो है या डिपार्टमेंट है वो अपील में जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता है। अगर डिपार्टमेंट अपील में चला गया तो फिर तो सेक्शन 108 अट्रैक्ट ही नहीं हो सकता ना, क्योंकि जो मुद्दा अपील में चल रहा है उसके ऊपर तो रिवीजन ऑर्डर आ ही नहीं सकता है। तो जब तक अपील का समय बाकी है तब तक रिवीजन अथॉरिटी कोई एक्शन नहीं लेगी। 6 महीने अपील का समय होता है ना डिपार्टमेंट अपील का। ठीक है मैम, मैं आ गया। चलिए 109 की बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल एंड इट्स बेंचेस। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल एंड इट्स बेंचेस, यानी यहां पे हम बात कर रहे हैं जीएसटी एक्ट की, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल की, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल की। जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल मतलब अपीलेट अथॉरिटी की बात करें तो जीएसटी लॉ में पहली अपीलेट अथॉरिटी होती है कमिश्नर अपील्स। अपीलेट अथॉरिटी मतलब कमिश्नर अपील्स, और अपीलेट अथॉरिटी के बाद होता है जीएसटी एक्ट यानी ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास आप कब जा सकते हो, अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में या रिवीजन अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में। यानी अगर आप रिवीजन अथॉरिटी ने आपके ऑर्डर को रिवाइज कर दिया, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, तो आप रिवीजन अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में किसके पास जा सकते हो, जीएसटी एक्ट। या अगर कमिश्नर अपील्स ने, अपीलेट अथॉरिटी का मतलब कमिश्नर अपील्स ने अगर आपके लिए कोई ऑर्डर पास किया है एंड इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड तो आप अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हो। ये बात समझ में आ गई? ये बात हमने यहां भी पढ़ी थी, देखिए जीएसटी एक्ट के पास आप जा सकते हो अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में और रिवीजन अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में। नाउ नेक्स्ट वन, बेंचेस। ठीक है, इस बात को हटा दो, कोई खास बात नहीं है। नाउ ये पढ़ेंगे, देखिए हम बात कर रहे हैं सबसे पहली बात जीएसटी ट्रिब्यूनल। जीएसटी ट्रिब्यूनल का मतलब इट इज जीएसटी एक्ट, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास आप किसके ऑर्डर के अगेंस्ट में जा सकते हो, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी या रिविजनल अथॉरिटी। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का मतलब होता है कमिश्नर अपील्स। दो ही अपीलेट अथॉरिटी होती है जीएसटी लॉ में, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट होता है कमिश्नर अपील्स और सेकंड होती है जीएसटी ट्रिब्यूनल। तो अपीलेट अथॉरिटी या मतलब कमिश्नर अपील्स को ही क्या कहते हैं, अपीलेट अथॉरिटी कहते हैं। तो अपीलेट अथॉरिटी या रिविजनल अथॉरिटी के अगेंस्ट में आप जा सकते हो जीएसटी ट्रिब्यूनल के पास में। ठीक है, अब जीएसटी ट्रिब्यूनल के पास आप दो मुद्दों के लिए जा सकते हो, एक तो प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड मुद्दा, एक अदर देन प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड मुद्दा। ठीक है, अगर मान लीजिए प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड मुद्दा है तो वो कौन देखेगा, जीएसटी ट्रिब्यूनल की नेशनल बेंच। क्या बोला मैंने, अगर प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड मुद्दा है तो जीएसटी ट्रिब्यूनल की नेशनल बेंच या रीजनल बेंच उसको हैंडल करेगी। बेंच मतलब ऐसे स्कूल की बेंच नहीं, बेंच मतलब ऐसे जजेस का एक पैनल होता है। तो नेशनल बेंच या रीजनल बेंच, जीएसटी ट्रिब्यूनल की नेशनल बेंच या रीजनल बेंच हैंडल करती है प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड मुद्दों को। तो अगर फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी या रिविजनल अथॉरिटी ने प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड कोई मैटर पास किया है और आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप जीएसटी ट्रिब्यूनल की नेशनल बेंच के पास जा सकते हो। और अगर आप जीएसटी ट्रिब्यूनल के डिसीजन से भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो फिर आप इस मुद्दे के ऊपर कहां जा सकते हो, हाई कोर्ट के पास जा सकते हो। पर अगर मुद्दा कमिश्नर अपील से या रिवीजन अथॉरिटी ने कोई ऐसा डिसीजन पास किया है विच इज अदर देन प्लेस ऑफ सप्लाई, तो अदर देन प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड कोई मुद्दा है
तो आप उसके लिए जीएसटी ट्रिब्यूनल की स्टेट बेंच या एरिया बेंच के पास जाओगे। जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल से सेटिस्फाइड नहीं हो तो हाई कोर्ट के पास जाओगे, और हाई कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। ये बात समझ में आई क्या? इसमें कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो पूछो। यानी प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड मुद्दा है तो ट्रिब्यूनल से सीधे सुप्रीम कोर्ट, और अदर देन प्लेस ऑफ सप्लाई है तो ट्रिब्यूनल से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। हाँ पूछिए। मैम ये अदर प्लेस ऑफ सप्लाई सब चीजें आ गई इसमें, अदर देन प्लेस ऑफ सप्लाई में सब चीजें आ गई। कोई भी मुद्दा हो, वैल्यूएशन का हो, आईटीसी का हो, सप्लाई हो, कुछ भी हो, कोई भी मुद्दा हो सकता है, कुछ भी। हाँ कुछ भी, कुछ भी, कोई भी मुद्दा। ठीक। देखिए हम यहां पे बात कर रहे हैं अपील्स टू अपीलेट ट्रिब्यूनल। अपील्स टू अपीलेट ट्रिब्यूनल मतलब अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास आप जाना चाहते हैं, दो लोग जा सकते हैं, या तो पार्टी अपील करेगी या डिपार्टमेंट अपील करेगा। ठीक है, डिपार्टमेंट अपील कब करेगा? चलिए पहले पार्टी की बात करते हैं। पार्टी मतलब हम और आप, टैक्सेबल पर्सन। एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय द डिसीजन और ऑर्डर ऑफ द अपीलेट और रिविजनल अथॉरिटी, वो कहां जा सकता है? जीएसटी एट। अपीलेट अथॉरिटी या रिविजन अथॉरिटी के ऑर्डर से दुखी हैं तो जीएसटी एट के पास जा सकते हैं। कमिश्नर, ये जो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाने के लिए कितना समय होता है? 3 महीने, और 3 महीने का एक्सटेंशन भी मिल सकता है। और अगर आप जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाना चाहते हैं तो आपको प्री डिपॉजिट देना पड़ेगा 20% ऑफ टैक्स एंड डिस्प्यूट, मतलब जितना भी मुद्दा डिस्प्यूट में है उसका 20% आपको ट्रिब्यूनल के पास देना पड़ेगा। अगर डिपार्टमेंट अपील में जाना चाहता है, मतलब अगर कमिश्नर को लगता है कि अपीलेट अथॉरिटी या रिविजनल अथॉरिटी के द्वारा जो ऑर्डर पास किया है दैट इज नॉट ओके, तो वो भी जा सकता है। और समय कितना है जीएसटी ट्रिब्यूनल के पास जाने के लिए? 6 महीने का समय, और 3 महीने का एक्सटेंशन भी मिल सकता है। 6 मंथ प्लस 3 मंथ का एक्सटेंशन भी हो सकता है, और फिर आप अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं। बोलते हैं कि अगर आपका कोई भी मुद्दा जिसके लिए आप ट्रिब्यूनल के पास जाना चाहते हैं, ठीक है, मतलब अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट, फाइन, फीस या पेनल्टी डज नॉट एक्सीड 50,000, इनपुट टैक्स क्रेडिट किसी फाइन, फीस, पेनल्टी से रिलेटेड मुद्दा और अमाउंट 50,000 तक है, तो इस मुद्दे को ट्रिब्यूनल रिफ्यूज कर सकता है, मतलब चिल्लर मुद्दों को ट्रिब्यूनल नहीं देखेगा। ऑर्डर टाइम ट्रिब्यूनल का क्या है? पास ऑर्डर, सजेस्टिव टाइम लिमिट है। जीएसटी ट्रिब्यूनल के पास जाने से 1 साल के अंदर जीएसटी ट्रिब्यूनल ऑर्डर को कंफर्म कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, एनुअल कर सकता है, एंड may refer back to appellate authority or divisional authority or to original adjudicating authority। ये बात ध्यान रखिए, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास पावर होती है कि वापस रिवर्ट बैक कर दे, मतलब वापस जब कमिश्नर अपील्स को बोले कि तुम देखो इस मैटर को, इसमें क्या प्रॉब्लम है, वापस रिविजनल अथॉरिटी को बोले कि आप देखो आपने जो ऑर्डर पास किया है वो ठीक है या नहीं, यानी रेफर बैक करने का पावर होता है जीएसटी ट्रिब्यूनल के पास। वापस केस रेफर कर सकता है कमिश्नर अपील्स के पास, रिविजनल अथॉरिटी के पास, या कोई ओरिजिनल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास। एंड ट्रिब्यूनल के पास पावर होती है कि जो भी ऑर्डर ट्रिब्यूनल ने पास किए, ट्रिब्यूनल उन ऑर्डर्स को अमेंड कर सकता है, किसी भी रेक्टिफाई कर सकता है एपरेंट फॉर रिकॉर्ड इफ error is noticed by it or brought to the notice within 3 months from the order date। यानी ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से 3 महीने के अंदर अंदर अगर आपने ट्रिब्यूनल को बोला कि आपके ऑर्डर में कोई मिस्टेक एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है या इस मिस्टेक को रेक्टिफाई किया जाना है, तो ट्रिब्यूनल उस ऑर्डर को रेक्टिफाई भी कर सकता है। ठीक है, यूजुअली जब किसी भी अपीलेट अथॉरिटी के पास प्रोसीडिंग चल रही है तो आप एडिशनल एविडेंस नहीं लेके जा सकते, जो आपने दे दिए वो दे सकते, वही चलेंगे। लेकिन अगर ट्रिब्यूनल के पास केस चल रहा है तो आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी ट्रिब्यूनल के पास लेके जा सकते हैं।
ठीक है। मतलब एपी ने एक ऑर्डर को रिवर्ट बैक कर दिया रिव्यू अथॉरिटी के लिए, हाँ तो उसमें जो डिसीजन आया वहां से वो भी अनफेवरेबल था, तो वो वापस से अपील कर सकते हैं ट्रिब्यूनल। देखिए केस क्या था कि आप रिवीजन अथॉरिटी ने जो ऑर्डर पास किया, आप उसके अगेंस्ट में ट्रिब्यूनल के पास गए, ठीक है। ट्रिब्यूनल के पास दो चॉइस है ना, या तो ट्रिब्यूनल अपना फाइनल डिसीजन सुना देगा, अगर अपना फाइनल डिसीजन नहीं सुना रहा है तो ट्रिब्यूनल ने केस रेफर बैक कर दिया रिवीजन अथॉरिटी को कि आपके ऑर्डर में हमें ये गलतियां निकली है, आप इसे वापस से चेक करो एंड रिपोर्ट अस बैक। तो केस रेफर करने का मतलब क्या होता है कि ट्रिब्यूनल अपना डिसीजन देने से पहले किसको मौका दे रहा है सुधारने के लिए उस ऑर्डर को, अगेन रिवीजन अथॉरिटी को ही दे रहा है कि तुम देखो इसको वापस से पढ़ो, आपने क्या क्या इसमें गलतियां की है। तो रिवीजन अथॉरिटी वापस से उसे ठीक करेगी और ट्रिब्यूनल को बोलेगी कि देखो हमने आपने रेफर बैक किया था, हमने इसको ठीक कर दिया। कुछ और पूछ रहे हो आप, कुछ और चीज बताना चाहते थे, कुछ पूछना चाहते थे? ओके हाँ सही, ठीक है। नाउ कौन से केसेस में जो आपका अपीलेट ट्रिब्यूनल है वो आपसे एडिशनल एविडेंस एक्सेप्ट करेगा? अगर जो ट्रिब्यूनल से नीचे की जो अथॉरिटीज थी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, अपीलेट अथॉरिटी, उन्होंने एविडेंस को लेने से रिफ्यूज कर दिया था, आपने वहां भी प्रेजेंट करने की कोशिश की थी, बट दे डिडंट कंसीडर दैट evidences where the appellant was prevented by sufficient cause from producing evidence which he was called upon to produce by adjudicating authority or appellate authority, ठीक है। या फिर किसी सफिशिएंट कॉज के कारण वो एविडेंस प्रेजेंट नहीं कर पाया था, मतलब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने मौका तो दिया था, पर मान लीजिए फ्लड आ गया या कोविड आ गया या ऐसी कोई कैजुअलिटी हो गई जिसके कारण वो नहीं प्रेजेंट कर पाया, तो जीएसटी ट्रिब्यूनल एडिशनल एविडेंसेस एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। वेयर द अपीलेंट वॉज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज, ठीक है, फ्रॉम प्रोड्यूसिंग बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और अपीलेट अथॉरिटी विच इज रेलेवेंट टू एनी ग्राउंड ऑफ अपील, या मान लीजिए कि कोई ऐसा मुद्दा है जो कि अपील के ग्राउंड से बहुत ज्यादा रेलेवेंट है और वो अगर प्रोड्यूस नहीं कर पाया था लोअर अथॉरिटी के पास किसी सफिशिएंट रीजन से, तो उसको भी एडिशनल एविडेंस की तरह एक्सेप्ट किया जाएगा। और या फिर वेयर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और अपीलेंट हैज मेड द ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट विदाउट गिविंग सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी टू अपीलेंट, मतलब बिना अपीलेंट को अपॉर्चुनिटी दिए ऑर्डर पास कर दिया, अपॉर्चुनिटी दी ही नहीं, तो उस केस में भी ट्रिब्यूनल एडिशनल एविडेंस प्रेजेंट करेगा। कुल मिला के अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि नीचे की अथॉरिटी ने एविडेंसेस को कंसीडर नहीं किया है, तो जो ट्रिब्यूनल है वो एविडेंसेस को कंसीडर करेगा। नाउ अपील टू हाई कोर्ट की बात करें, अभी हमने बात की हाई कोर्ट के पास आप कब जा सकते हैं, अगर प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड कोई दूसरा मुद्दा है, ठीक है, और ट्रिब्यूनल की स्टेट बेंच और एरिया बेंच ने अगर कोई मैटर पास किया है, तो आप उसके अगेंस्ट में हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। हाई कोर्ट के पास हमने ऊपर टेबल में भी पढ़ा था 180 दिन का समय होता है और हाई कोर्ट कितना भी एक्सटेंशन दे सकता है। प्री डिपॉजिट फुल अमाउंट एज डिसाइडेड बाय द ट्रिब्यूनल बिफोर फाइलिंग अपील टू हाई कोर्ट, ये बात ध्यान रखिएगा। हाई कोर्ट के पास जाना है तो जितने मैटर के लिए आप हाई कोर्ट के पास जा रहे हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फुल अमाउंट प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा। जब वो फुल अमाउंट आप प्री डिपॉजिट करेंगे तभी हाई कोर्ट आपकी बात सुनेगा, अदरवाइज हाई कोर्ट आपकी बात नहीं सुनेगा। नेक्स्ट वन, सुप्रीम कोर्ट जीएसटी ट्रिब्यूनल की नेशनल या एरिया नेशनल बेंच या रीजनल बेंच के ऑर्डर के अगेंस्ट में आप सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्टली जा सकते हैं, अभी मैंने ऊपर एक डायग्राम में आपको दिखाया था, या फिर हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन पास किया और हाई कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट में आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। प्री डिपॉजिट फुल अमाउंट, अगर सुप्रीम कोर्ट के पास भी जाना चाहते हैं तो जो मुद्दा लेके जाना चाहते हैं उससे रिलेटेड फुल अमाउंट डिपॉजिट कराएंगे। यानी कमिश्नर अपील्स के पास, देखिए अभी हम बात कर लेते हैं प्री डिपॉजिट की। अच्छा, अपील कितने लेवल पे हमने बात की, अपील हमने 4 लेवल पे बात की। कौन से 4 लेवल अपील हमने बात की, या तो आप अपीलेट अथॉरिटी के पास जाएंगे, डरा दिया मुझे शिवानी, बोलो। मैंने ये पूछना था कि नहीं,
ठीक है, 4 लेवल पे अपील है, अपीलेट अथॉरिटी, जीएसटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अपीलेट अथॉरिटी के पास अगर आप जाते हैं तो जितना भी आपका डिस्प्यूटेड अमाउंट है, मतलब जिस भी मुद्दे पे आप डिस्प्यूट कर रहे हैं उसका 10% आपको अपीलेट अथॉरिटी के पास प्री डिपॉजिट देना पड़ेगा। प्री डिपॉजिट मतलब इतना पैसा अगर आपने नहीं दिया, जैसे 5 लाख रुपए का आपका डिस्प्यूट है तो 50,000 रुपए आपको अपीलेट अथॉरिटी को जमा कराना पड़ेगा, तभी अपीलेट अथॉरिटी बात सुनेगी। ठीक है, तो 10% और जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास 20%। ये किसका है? ऑफ डिस्प्यूटेड अमाउंट। ठीक, हाई कोर्ट के पास फुल अमाउंट, सुप्रीम कोर्ट के पास फुल अमाउंट। ठीक, ओके, इतना प्री डिपॉजिट आपको करना पड़ेगा। अभी हम प्री डिपॉजिट से रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, अपील नॉट टू बी फाइल्ड इन सर्टेन केसेस बाय द डिपार्टमेंट। यानी हमने बात की जीएसटी डिपार्टमेंट को भी अपील्स में जाने का अधिकार होता है, लेकिन कुछ केसेस में जीएसटी डिपार्टमेंट अपील के पास नहीं जा सकता। ठीक, सीबीआईसी एम्पावर्ड टू फिक्स मॉनेटरी लिमिट्स बिलो विच अपील शैल नॉट बी फाइल्ड बाय द डिपार्टमेंट। जैसे एक मॉनेटरी लिमिट डिपार्टमेंट ने फिक्स करके रखी है, उस मॉनेटरी लिमिट से नीचे का मुद्दा है तो डिपार्टमेंट अपील में नहीं जाएगा। नॉन फाइलिंग ऑफ अपील बिकॉज ऑफ मॉनेटरी लिमिटेशन इन वन केस विल नॉट प्रिक्लूड डिपार्टमेंट फॉर फाइलिंग इन अदर केस। मतलब एक मुद्दे पे मॉनेटरी लिमिट है तो दूसरे मुद्दे पे आप अपील में नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है। यानी मान लीजिए से फॉर एग्जांपल कि 50,000 रुपए से नीचे के केस अगर हैं तो डिपार्टमेंट जीएसटी ट्रिब्यूनल के पास नहीं जा सकता, तो फिर डिपार्टमेंट जीएसटी ट्रिब्यूनल के पास नहीं जाएगा। पर किसी एक मुद्दे पे नहीं जा सकता इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे मुद्दे पे नहीं जा सकता। अदर पार्टी कैन नॉट कंटेंट दैट डिपार्टमेंट हैज एक्सेप्टेड द डिसीजन और ऑर्डर। ठीक है, अदर पार्टी नहीं कह सकती है कि डिपार्टमेंट ने कोई डिसीजन या ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। उसके पास अधिकार है कि अगर वो अपील में जाना चाहता है तो जा सकता है, लेकिन मॉनेटरी लिमिट्स से नीचे है तो नहीं जा सकता। कोर्ट वाइल डिसाइडिंग अपील शैल हैव रिगार्ड टू द रीजन फॉर नॉन फाइलिंग वाज मॉनेटरी लिमिटेशन। और डिपार्टमेंट अपील में क्यों नहीं गया है, ठीक है, इसका कारण अगर मॉनेटरी लिमिटेशन है तो चलेगा, और अगर और कोई कारण है तो कोर्ट उसको कंसीडर करेगा। ये अगला 121 ध्यान रखेंगे, नॉन अपीलेबल डिसीजन और ऑर्डर। मतलब कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनके अगेंस्ट में आप अपील फाइल कर ही नहीं सकते। कोई भी कमिश्नर का ऑर्डर या अथॉरिटी का ऑर्डर एम्पावर्ड टू डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम वन ऑफिसर टू अनदर ऑफिसर। ऐसे आपने सुना है ना, जैसे एक पुलिस थाने का केस दूसरे पुलिस थाने को रेफर कर दिया जाता है। ठीक, तो अगर कमिश्नर ने किसी एक ऑफिसर से केस हटा के किसी दूसरे ऑफिसर के हाथ में हैंडओवर कर दिया, इस मुद्दे के ऊपर आप अपील फाइल नहीं कर सकते कि शर्मा जी मेरा केस देखेंगे, वर्मा जी को कैसे दे दिया। वो कमिश्नर के पास पावर है, उस मुद्दे पे आप अपील फाइल नहीं कर सकते। एन ऑर्डर पर्टेनिंग टू सीजर और रिटेंशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रजिस्टर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। गवर्नमेंट ने आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सीज करके रखा है, रिटेन कर लिया है, इस मुद्दे पे आप अपील में नहीं जा सकते। एन ऑर्डर सैंक्शनिंग प्रोसिक्यूशन अंडर दिस एक्ट। मान लीजिए आपने वो सेक्शन 132 के ABCD में से कोई एक ऑफेंस किया है, ऑफेंस के अमाउंट 5 करोड़ से ज्यादा है तो 5 साल तक की सजा का प्रावधान है, उसके अगेंस्ट में आप अपील में नहीं जा सकते। या फिर ठीक, एन ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 80, सेक्शन 80 के अंदर कोई ऑर्डर पास हुआ है। जस्ट अ मिनट है ना, ठीक, चलिए स्टार्ट करेंगे। एन ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 80, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स। अगर आपको इंस्टॉलमेंट देने से मना कर दिया है तो आप इस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील में नहीं जा सकते।
ये 4 मुद्दे जिनके अगेंस्ट में आप अपील फाइल नहीं कर सकते। ठीक, नाउ सबसे पहले अभी हम बात करेंगे, ये टेबल बाद में पढ़ेंगे, अच्छा पहले पढ़ लेते हैं। चलिए, यहाँ पे कुछ पेनल्टी और ऑफेंसेस हैं। सेक्शन 122 के ऑफेंसेस, ये टेबल है, इसमें हम पढ़ेंगे। सेक्शन 22 में अगर ऑफेंसेस हैं तो जो पेनल्टी की अमाउंट है वो कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 100% ऑफ टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर। ठीक है, सेक्शन 122 में अगर अदर देन फ्रॉड है तो फिर अदर देन फ्रॉड है सेम 10,000 और सॉरी, अदर देन फ्रॉड है तो टैक्स का 10% और 10,000 विच एवर इज हायर, और अगर फ्रॉड है तो टैक्स का 100% और 10,000 विच एवर इज हायर। इतनी पेनल्टी लग सकती है। फ्रॉड केसेस में टैक्स का 10% और 10,000, नॉन फ्रॉड केसेस में, सॉरी ये कौन सा हो गया? नॉन फ्रॉड केस। नॉन फ्रॉड केस में टैक्स का 10% और 10,000 विच एवर इज हायर, फ्रॉड के केस में टैक्स का 100% और 10,000 विच एवर इज हायर। ये मैक्सिमम पेनल्टी है। सेक्शन 125 जनरल पेनल्टी की बात करता है, जहां पर कोई पेनल्टी प्रिस्क्राइब नहीं है, फिर भी सरकार किसी कारण से पेनल्टी लगाना चाहती है तो कितनी लगा सकती है? 25,000, मैक्सिमम 25,000 की जनरल पेनल्टी है। ठीक, अब हम बात करेंगे सेक्शन 122 के ऑफेंसेस की, यानी सेक्शन 122 में कुछ सर्टन ऑफेंसेस हैं जो थोड़े से सीरियस नेचर के हैं। और क्या है 122 में ऑफेंसेस? ठीक, सप्लाईज any goods or services without issue of any invoice or issue of incorrect or false invoice। आपने कोई गुड्स या सर्विसेज सप्लाई की है जिसके लिए आपने इनवॉइस इशू किया ही नहीं, इनकरेक्ट किया या फॉल्स किया। ठीक है। सेकंड, इशू एनी इनवॉइस और बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। आपने कोई इनवॉइस इशू किया लेकिन बदले में कोई गुड्स या सर्विसेज सप्लाई नहीं की। तीसरा, आपने टैक्स को कलेक्ट किया और लेकिन जिस दिन उसकी ड्यू डेट थी उसके 3 महीने तक अगर आपने टैक्स का पेमेंट नहीं किया। कलेक्ट एनी टैक्स बट फेल्स टू पे टू द गवर्नमेंट बियॉन्ड 3 मंथ्स। अच्छा, ये इसके लिए लिखिए, थर्ड के लिए लिखिए तीसरा है आपने जो अगर बिना गुड सप्लाई किए कोई इनवॉइस इशू किया तो सामने वाले बंदे ने उसके ऊपर अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लिया। और चौथा है आपने टैक्स कलेक्ट किया लेकिन ड्यू डेट से 3 महीने तक आपने गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं किया। अब अगर आपको थोड़ा सा मेमोरी पे जोर डालेंगे तो हमने बात की थी, बोलो शिवानी। मैम ये वही वाले जो सेक्शन है 132 वही बता रही हूँ। हमने बात की थी सेक्शन 132 सबसेक्शन 1 में अगर आपने 4 ऑफेंसेस किए, ठीक है, और उनकी वैल्यू अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो वो कॉग्निजेबल नॉन बिलेबल होते हैं। 2 करोड़ से ज्यादा, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा 2 करोड़ तक और 1 करोड़ तक, ये हमने पढ़ा था ना। तो वो ABCD यही ऑफेंसेस हैं, ABCD, ठीक है। अगर यही ऑफेंसेस आपने किए तो सेक्शन 132 कहता है आपको प्रोसिक्यूशन हो सकता है। यही वही ऑफेंसेस है, राइट। 5th नंबर, फेल्स टू डिडक्ट TDS और डिडक्ट लोअर TDS, मतलब आपने TDS डिडक्ट नहीं किया या लोअर TDS डिडक्ट किया, या आपने TCS कलेक्ट नहीं किया या लोअर TCS कलेक्ट किया, ठीक है। आपने गुड्स और सर्विसेज फिजिकली रिसीव ही नहीं किए, उसके पहले ही आपने क्या ले लिया, इनपुट टैक्स क्रेडिट। फ्रॉडुलेंट तरीके से आपने GST डिपार्टमेंट से क्या लिया, रिफंड ले लिया। नेक्स्ट वन, टेक्स और डिस्ट्रीब्यूट ITC इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 20, मतलब ये सेक्शन 20 किसका है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के सेक्शन का वायलेशन करके आपने ITC ले ली।
falsify or substitute financial records or produces fake accounts and documents or furnishes any false information or written with an intention to evade tax। आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फॉल्सिफाई किया, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इन्फ्लेट किया या रिटर्न में गलत इंफॉर्मेशन दी। आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल थे लेकिन आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। आपने कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन फर्निश की अपने रजिस्ट्रेशन के समय पे, ठीक। ऑब्स्ट्रक्ट और प्रिवेंट एनी ऑफिसर डिस्चार्जिंग इन ड्यूटीज, आपके यहाँ पे ऑडिट हो रही थी और आपने कमरे का ताला लगा के चाबी नदी में फेंक दी, ठीक। आपने जीएसटी ऑफिसर्स को उनकी ड्यूटीज पूरा करने से रोका या उसमें कोई डिस्टरबेंस क्रिएट किया। ट्रांसपोर्ट एनी टैक्सेबल गुड्स विदाउट द कवर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आपने बिना ई वे बिल के माल भेज दिया। सप्रेस इज टर्नओवर लीडिंग, आपने अपने टर्नओवर को सप्रेस किया, छुपाया। फेल्स टू कीप मेंटेन एंड रिटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, आपको जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने थे आपने नहीं रखे, ठीक है। आपको जीएसटी ऑफिसर ने कोई इंफॉर्मेशन मांगी और आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस की। सप्लाई, ट्रांसपोर्ट और स्टोर एनी गुड्स विच ही हैज रीजन टू बिलीव आर लायबल टू कॉन्फिस्केशन, आपको पता था कि ये सामान जब्त हो सकता है फिर भी आपने उस सामान को स्टोर किया, सप्लाई किया या ट्रांसपोर्ट किया, ठीक। आपने इशू एनी इनवॉइसेज और डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग जीएसटीआईएन ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन, ठीक। आपने दूसरे टैक्सेबल पर्सन का जीएसटीआईएन यूज किया। टेम्पर्स और डिस्ट्रॉय एनी मटेरियल एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया। डिस्पोज ऑफ और टेम्पर एनी गुड्स दैट हैव बीन डिटेन्ड, आपको पता था कि कोई गुड्स डिटेन हो सकते हैं, सीज हो सकते हैं और आपने उनको गायब कर दिया। अगर ये सेक्शन 122 के अगर 21 गलतियां आपने की, ठीक है, 21 स्पेसिफाइड ऑफेंस आपने किए, ठीक है, तो आपको इतनी पेनल्टी हो सकती है। अब इसमें कैटेगराइज होगा ये आपने फ्रॉडुलेंट तरीके से की या नॉन फ्रॉड तरीके से की। अगर फ्रॉड तरीके से की तो 100% ऑफ टैक्स और 10,000 विचएवर इज हायर, नॉन फ्रॉड तरीके से की तो 10% ऑफ टैक्स और 10,000 विचएवर इज हायर। ये सेक्शन 122 के 21 ऑफेंस हैं। यहां तक ओके है क्या? नहीं, लिस्ट याद रखनी पड़ेगी मुझे। क्या याद रखनी ऐसे तो याद नहीं होती है, रटा तो नहीं जाता, पर 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा, याद वैसे ही रह जाएंगी। हाँ, तो नहीं ऐसा नहीं, आपको कोई सिचुएशन दे सकते हैं कि ये गलती की, अब आप बताओ कि पेनल्टी क्या हो सकती है, तो वो तो हाँ बोलो। नेक्स्ट वन, सेक्शन 129, डिटेंशन, सीजर एंड रिलीज ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस इन ट्रांजिट, ठीक। मान लेते हैं कि वेयर एनी पर्सन ट्रांसपोर्ट और स्टोर्स गुड्स वाइल दे आर इन ट्रांजिट इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, मतलब आप एक ट्रांसपोर्टर हैं जो कि गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं या करने में मदद कर रहे हैं, और इस तरीके से ट्रांसपोर्ट करने में मदद कर रहे हैं, स्टोर करने में मदद कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं, जिससे कि सीजीएसटी एक्ट के प्रोविजंस का वायलेशन होता है। तो सरकार मतलब गवर्नमेंट आपका क्या करेगी, गुड्स को डिटेन कर लेगी और सीज कर लेगी, मतलब जब्त कर लेगी। अब जब्त कराने के बाद आपको गुड्स को क्या कराना है, रिलीज कराना है, गुड्स को और कन्वेंस को रिलीज कराना है। तो रिलीज किस चीज को छुड़वाना है, गुड्स और कन्वेंस को। तो रिलीज करने का क्या तरीका है, कैसे रिलीज करवा सकते हैं, वेयर द ओनर ऑफ द गुड्स कम फॉरवर्ड फॉर द पेमेंट, ठीक है। जो माल का ओनर है वो सामने आता है और बोलता है कि ठीक है, जितना भी टैक्स पेबल है मैं उसका 200% पेनल्टी देने के लिए तैयार हूं। अगर टैक्सेबल गुड्स हैं तो टैक्स पेबल की कितनी पेनल्टी लेगी छोड़ने के लिए माल को, 200%, ठीक है। अगर एग्जम्प्टेड गुड्स हैं तो उस केस में कितनी पेनल्टी होगी, वैल्यू ऑफ गुड्स का 2% और 25,000 विचएवर इज लेस। गुड्स की वैल्यू का 2% और 25,000 विचएवर इज लेस। पर मान लेते हैं कोई ओनर सामने ही नहीं आता, कोई नहीं बोल रहा है कि किसका गुड्स है, ठीक है। उस केस में पेनल्टी कितनी होगी, हायर ऑफ ए और बी, वैल्यू ऑफ गुड्स का 50% और टैक्स का
2%, गुड्स की वैल्यू का 50% और उस पे बनने वाले टैक्स का 200%, विच एवर इज हायर। मतलब ओनर नहीं आता और कोई और व्यक्ति छुड़वाने आता है, ठीक है, तो जो दूसरा व्यक्ति छुड़वाने आ रहा है उसको बनने वाले टैक्स का 200% या माल की वैल्यू का 50%, विच एवर इज हायर देना पड़ेगा। और अगर एग्जम्प्टेड गुड्स हैं तो वैल्यू ऑफ गुड्स का 5% और 25,000 विच एवर इज लेस। ये आप पेमेंट करेंगे तब गवर्नमेंट आपके डिटेन गुड्स को छोड़ेगी। एंड सी आफ्टर फर्निशिंग 100% सिक्योरिटी, प्रॉपर ऑफिसर डिटेनिंग और सीजिंग गुड्स और कन्वेंस शैल इशू notice within 7 days of such detention and then pass order within 7 days from the service of notice for non payment of penalty, ठीक है। और या फिर आप 100% सिक्योरिटी फर्निश करें, 100% सिक्योरिटी दें, मतलब जितना भी उसके ऊपर टैक्स बनता है, जितनी भी पेनल्टी बनती है, उसकी सिक्योरिटी दे दें कि ये माल इसमें हमने कोई ऑफेंस नहीं किया है, आप इसे छोड़ दीजिए, अगर कोई भी बाद में लाइबिलिटी आती है तो वी आर रेडी टू पे। अगर 100% सिक्योरिटी देते हैं तो प्रॉपर ऑफिसर माल को छोड़ देगा, लेकिन इसके लिए आपको 7 दिन का नोटिस देगा, 7 दिन का नोटिस देगा, फिर आप जवाब देंगे और उसके बाद आपका माल, आपका जो डिटेंशन ऑर्डर को रिलीज है वो 7 दिन में ऑर्डर पास कर देगा। जो भी पेनल्टी बनती है उसको देने के बाद, ये पेनल्टी देंगे तभी आपके डिटेन या सीज गुड्स को गवर्नमेंट रिलीज कर पाएगी। ओके, इसमें कोई पढ़ के देखिए, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। बढ़े आगे। नेक्स्ट वन है आपका कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस एंड लेवी ऑफ पेनल्टी। मतलब आपके गुड्स और ट्रक और ट्रक में रुके गुड्स को कन्वेंस कॉन्फिस्केट कर सकती है गवर्नमेंट। कब कॉन्फिस्केट कर सकती है? ठीक, जब जो भी व्यक्ति गुड सप्लाई कर रहा है वो जीएसटी लॉ के किसी प्रोविजन को इवेड करता है। डोंट अकाउंट फॉर एनी गुड्स ऑन विच ही इज लाइबल टू पे टैक्स। डोंट अकाउंट मतलब आप कोई अकाउंट ही नहीं कर रहे हो, 2 नंबर में ऊपर के ऊपर माल को बेच रहे हो। सप्लाईज एनी गुड्स लाइबल टू टैक्स विदाउट हैविंग अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लाइबल हो लेकिन बिना रजिस्ट्रेशन के आप माल को सप्लाई कर रहे हो, आप एक्ट के या किसी रूल को कंट्रावेंट करते हो। ठीक, एंड यूज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर कैरिज ऑफ गुड्स इन कंट्रावेंशन ऑफ एक्ट। और आप गुड्स ट्रांसपोर्ट, कोई ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हो एक्ट को कंट्रावेंट करते हुए। अगर ऐसा हुआ तो सरकार, गवर्नमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट आपके गुड्स और कन्वेंस को कॉन्फिस्केट कर सकती है एंड शैल बी लाइबल टू पेनल्टी अंडर सेक्शन 122। सेक्शन 122 की पेनल्टी क्या थी? नॉन फ्रॉड केस में टैक्स का 10% और 10,000 विच एवर इज हायर, और फ्रॉड केस में टैक्स का 100% और 10,000 विच एवर इज हायर। ऊपर हमने पढ़ा था। किससे कॉन्फिस्केट कर सकते हैं? ओनर से या कन्वेंस ओनर से, एंड शैल बी मतलब ओनर से कॉन्फिस्केट कर सकते हैं, कन्वेंस ओनर से कॉन्फिस्केट कर सकते हैं। लाइबल टू पे एंड गिवन ऑप्शन टू पे अ फाइन ऑफ 100% ऑफ टैक्स पेबल इन केस ऑफ कॉन्फिस्केशन। जो कन्वेंस ओनर है, जैसे जो ट्रक का मालिक है, उसको बोलेंगे कि जितना भी टैक्स बनता है उसका 100% दे दे इन फाइन के बजाय, फाइन की तरह। अदरवाइज वो सामान, उस गाड़ी को भी जब्त कर लेंगे। और गाड़ी को जब्त नहीं करवाना है तो जितना भी सामान पे टैक्स बनता है उसका 100% एज अ फाइन आपको पे करना पड़ेगा। ठीक, अब हम बात करेंगे रिडेम्पशन फाइन की। रिडेम्पशन फाइन का मतलब होता है माल को छुड़वाने का फाइन। यानी आपके गुड्स और कन्वेंस को, आपके गुड्स को कॉन्फिस्केट कर लिया, अगर आप अपने गुड्स को छुड़वाना चाहते हैं तो आपको रिडेम्पशन फाइन देना पड़ेगा। कितना रिडेम्पशन फाइन है? पेनल्टी और गुड्स का मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। पेनल्टी डिसाइडेड बाय द ऑफिसर या मार्केट प्राइस लेस टैक्स चार्जेबल। जो भी उसका टैक्स होता है मार्केट प्राइस में से उस टैक्स को माइनस कर दीजिए। प्रोवाइडेड सच फाइन एंड पेनल्टी शैल बी लेविएबल एटलीस्ट इक्वल टू 100% ऑफ टैक्स। लेकिन ये जो फाइन और पेनल्टी है ये कम से कम 100% ऑफ टैक्स तो लगेगी ही लगेगी। मींस आप क्या कर रहे हैं, आपके गुड्स को कॉन्फिस्केट कर लिया, अभी आप अपने गुड्स को छुड़वाना चाहते हैं
तो गुड्स छुड़वाने के लिए गवर्नमेंट आपसे क्या मांगती है? गवर्नमेंट आपसे मांगती है कि जितनी भी पेनल्टी है वो या मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स लेस टैक्स चार्जेबल। ठीक, मतलब से फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि पेनल्टी डिसाइड की है 1 करोड़, ठीक है, आपके गुड्स की मार्केट प्राइस आ रही है 2 करोड़ 50 लाख और टैक्स बन रहा है 50 लाख। टैक्स माइनस कर दीजिए, 2 करोड़ और 1 करोड़। ठीक, 1 करोड़ क्या है? 1 करोड़ पेनल्टी है और ये जो 2 करोड़ है ये क्या है? मार्केट प्राइस लेस टैक्स। विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर मतलब 1 करोड़ आप गवर्नमेंट को एज अ रिडिम्शन फाइन देंगे, ठीक है, तब आपको माल को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन रिडिम्शन फाइन का मतलब ये नहीं है कि आपको टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी नहीं देनी है, वो तो सब आपको देनी ही पड़ेगी। यानी अगर आपके गुड्स को, कन्वेंस को जब्त कर लिया गया तो आपको क्या क्या देना पड़ेगा? आपको देना पड़ेगा टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी और प्लस फाइन। टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी जो गलती की उसके लिए भुगतना ही है। और फाइन क्यों भुगतना है? दिस इज अ रिडिम्शन फाइन, माल को छोड़ने का फाइन है। ठीक है, प्रॉपर ऑफिसर कॉन्फिस्केशन की जगह या तो, मतलब रिडिम्शन फाइन का मतलब या तो माल को जब्त करवा दीजिए या रिडिम्शन फाइन पे करके छुड़वा दीजिए। अगर आप फाइन पे करने का ऑप्शन लेते हैं तो गवर्नमेंट आपको 3 महीने का ऑप्शन देती है ये रिडिम्शन फाइन पे करने का। और अगर रिडिम्शन फाइन पे नहीं किया तो गवर्नमेंट क्या करेगी? आपके माल को जब्त करके डिस्पोज ऑफ कर देगी और जितना भी उसका पैसा है वो वसूल कर लेगी। पढ़ के देखिए एक बार ये 130 और कोई डाउट होता है तो पूछिए। मैम बोलो। वसूल करने का ये बोल रहे हैं कि जब्त करके माल कैसे नीचे जब्त कर, अगर माल टैक्स अमाउंट तो जितना भी बनता है उससे कम में माल मतलब जो आई है वो कम है तो फिर उनको तो और नहीं, देखो मान लीजिए कि आपके सामान को जब्त कर लिया, ठीक है, अब आपको पता है आपने गलती की है, या तो गुड्स को कॉन्फिस्केट रहने दीजिए, गवर्नमेंट क्या करेगी? कॉन्फिस्केटेड गुड्स को बेच देगी और जितनी रिकवरी करनी है वो कहां से करेगी? आप तो कुछ नहीं दे रहे ना, आपके कॉन्फिस्केटेड गुड्स का ऑक्शन करेगी, जो कुछ वसूल करना है वहां से कर लेगी। नंबर 1। नंबर 2, आपने बोला नहीं नहीं मेरा तो रॉ मटेरियल है, मेरा तो फैक्ट्री में काम रुका हुआ है, मुझे तो ये माल छुड़वाना है, ठीक है, आप माल छुड़वाने गए। जब आप माल छुड़वाने जाओगे तो गवर्नमेंट ये कहेगी कि आपके गुड्स को तो हमने कॉन्फिस्केट किया है, आपके गुड्स तभी छोड़ेंगे जब आप हमको क्या पे करोगे? आप हमको रिडिम्शन फाइन पे करोगे। आपने बोला रिडिम्शन फाइन क्या होता है? बोला रिडिम्शन फाइन होता है माल को रिडीम करवाने का फाइन, जब्त गुड्स को छुड़वाने का फाइन। तो ये तो क्या है? ये तो छुड़वाने का फाइन है। मतलब अगर आपने ये नहीं दिया तो सरकार आपके गुड्स को जब्त रखेगी, उसको बेचेगी, उससे पैसा रिकवर कर लेगी। क्या रिकवर करेगी? जो रिकवर करना है, टैक्स, इंटरेस्ट, फाइन, पेनल्टी, जो रिकवर करना है वहां से रिकवर करेगी। लेकिन आप माल को छुड़वाने गए, ठीक है, तो इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वो माल कितने में बिकता है, कितने में नहीं बिकता है। एक्चुअली में ये फाइन आपको देना पड़ेगा एज अ रिडेम्पशन फाइन, और इसके अलावा टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। मतलब अगर कम अमाउंट किया है तो वो जो सारा अमाउंट रखिए, उसके बाद कोई डिमांड नहीं है। हाँ, बस अगर मान लो कम रिसीव हुआ, मार्केट में ऑक्शन में वो माल बिका ही नहीं, तो आपकी कोई हेडक नहीं है। गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया ना, गवर्नमेंट उसको बेचेगी और वसूल कर लेगी। ओके ओके। यही बात आती है कि बहुत मतलब मटेरियल के प्राइस करने का उससे ज्यादा फाइन लग रहा है। नहीं, अगर मान लीजिए जैसे क्या होता है कि देते हैं, ठीक है, ये रिडिम्पशन फाइन से भी माल छुड़वाते हैं। अगर ऐसा मतलब अगर माल की जरूरत है तो माल छुड़वा के ले जाते हैं। मान लीजिए बहुत क्रूशियल मटेरियल है या ऐसा माल है, अगर ये पकड़ में आया तो बहुत सारी पोल और खुल जाएगी, तो माल को रिडिम्पशन फाइन पे करके छुड़वा लेते हैं। ओके ना, एक छोटा सा बात कॉन्सेप्ट और ये लीगल मतलब कि दोनों देखो क्या होता है कि
हाँ मतलब ऐसा अगर इंटरप्रेट करें तो लगभग एक जैसा ही मतलब होता है, लेकिन ना सीजर का सेक्शन अलग जगह लगता है और कॉन्फिस्केशन होता है सेक्शन 130 के तहत। कॉन्फिस्केशन मतलब आपका सामान रास्ते में जा रहा है और गवर्नमेंट ने आपके सामान को क्या कर लिया, पकड़ लिया, जब्त कर लिया। तो सीज करना, कॉन्फिस्केट करना अगर हम बात करें तो लगभग एक जैसी चीजें। टेक्निकली कौन सा सीजर का सेक्शन है, कौन सा कॉन्फिस्केशन का है, उसकी परिस्थिति अलग हो सकती है, लगने की मतलब अट्रैक्ट होने, सेक्शन अट्रैक्ट होने के ग्राउंड अलग हो सकते हैं। मतलब अगर रास्ते से चीज हुई तो वो कॉन्फिस्केशन और हाँ लगभग, या और आपके प्लेस ऑफ बिजनेस को इन्वेस्टिगेट किया, इंस्पेक्ट किया, वहां से आपकी चीजों को सीज कर ले। ये देखिए, अब है ना आपको ये थोड़ी सी बात समझ में आएगी। सेक्शन 132 बोलता है कि कुछ ऑफेंसेस के लिए आपको भारी सजा मिलेगी। क्या बोला मैंने? कुछ ऑफेंसेस के लिए आपको भारी सजा मिलेगी। और कौन से ऑफेंसेस हैं? वो ऑफेंसेस जो यहां पर लिखे हुए हैं, आप देखिए, ये सारे वही ऑफेंसेस, मतलब ये 122 वाले ऑफेंसेस हैं। 122 वाले ऑफेंसेस देखिए, ये ABCD हमने बात की थी ना। सेक्शन 132 में अगर आप ABCD वाला ऑफेंस करते हो, है ना, ठीक, ये ABCD के अलावा इसमें कुछ और ऑफेंसेस भी हैं। अब पढ़ना, ये सब लगभग वही ऑफेंसेस हैं। अब हमें यहां पे क्या ध्यान रखना है कि अगर आपने ABCD, क्या बोला मैंने? ABCD जो हम ऊपर पढ़ के आए थे, अगर आपने ये ABCD 4 ऑफेंस किए और इनकी वैल्यू कितनी है, 5 करोड़ से ज्यादा, तो फाइन लगेगा और 5 साल तक की सजा। 2 करोड़ से ज्यादा और अगर 5 करोड़ तक है तो 3 साल की सजा और फाइन। 1 करोड़ से ज्यादा और 2 करोड़ तक है तो 1 साल तक की सजा और फाइन। वहां पे हमने क्या पढ़ा था? अगर आपके इन ऑफेंसेस की वैल्यू 5 करोड़ से ज्यादा है तो ये ऑफेंस कैसे हो जाएंगे? कॉग्निजेबल, हाँ, प्लस नॉन बेलेबल, ठीक है। कमिट अबेट द कमीशन ऑफ ऑफेंस इन क्लॉज GHJ। GHJ मतलब देखो, ये GH और J। सबसे पहले बात करते हैं G की, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्ट और प्रिवेंट एनी ऑफिसर इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज, मतलब आपके यहां पे कोई ऑफिसर आया और आपने उसे काम करने नहीं दिया, ठीक है। लास्ट कर रहे हैं हम, लास्ट सेक्शन है। या फिर H, आपने ना अक्वायर पोजेशन और इन एनी वे कंसर्न हिमसेल्फ इन ट्रांसपोर्टिंग, रिमूविंग, डिस्पोजिंग, कंसीलिंग, सप्लाइंग, आपने ना ऐसे गुड्स को ट्रांसपोर्ट, स्टोर, बेचने में मदद की, आपको पता था कि ये कॉन्फिस्केट हो सकते हैं। J, आपने किन्हीं डॉक्यूमेंट, मटेरियल, एविडेंसेस को टेम्पर करने की कोशिश की। अगर GHJ आपने इनमें से कोई भी ऑफेंस किया तो आपको 6 महीने तक की सजा या फाइन या दोनों हो सकता है। क्या बोला है ना? 6 महीने तक की सजा या फाइन या दोनों हो सकता है। और फिर हमने बात की थी कि सेकंड एंड एवरी सब्सिक्वेंट ऑफेंस, तो फिर तो उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, 5 करोड़ 2 करोड़ की, और हमेशा क्या होगा? 5 साल तक की सजा आपको मिलेगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। इस सेक्शन को आप वापस से पढ़ के देखिएगा, बिकॉज टाइम हो चुका है। अगर कोई डाउट होता है तो मैं इसको वापस कंसीडर कर लूंगी कल क्लास में। ओके, ओके, ठीक है, मैं क्लास एंड कर रही हूं।